तलख बात है, मैं इससे एग्री करता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस तो होते ही नजायज ताल्लुकात की तरह हैं। आपको दुनिया के 80% झगड़े मुस्लिम दुनिया और एशिया में नजर आएंगे। मिलिट्री अटैक नहीं है, लेकिन मुआशी हमले के तहत पाकिस्तान इस वक्त चीन का यूक्रेन शास्त्री अयूब खान से ताशकंद में मुआहदा करने की रात ही अपने कमरे में मुर्दा पाया। उसके जिस्म पर निशान थे जिसे पता चलता था कि उसे जहर दे के मारा गया। बाद में फिर उसकी बीवी ने किताब भी लिखी थी, लालिता के आंसू। चाइना यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना चाह रहा है। अमेरिका को इस शक्ल में अपनी मोनोपोली हाथों से स्लिप होती नजर आ रही है। किल वन, फ्राइटन 1 मिलियन। एक को इस तरह से मारो कि 10 लाख डर जाए। अगर इंडिया ने तरक्की की होती, कम से कम इस वक्त पाकिस्तान में जितनी अकलीतें हैं वो इंडिया वापस आ चुके। पाकिस्तान का पहला बजट, मेरी बात याद रखना, जो कायदे आजम की मौजूदगी में बना था, 65% was spent on defense and it remained a routine for next 10 to 12 hours. Yes. जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जेड एक्सिस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज जो सवाल हम डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब के सामने रख रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हैं। कुछ चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन असल में बैक एंड पे हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, और जो बार बार एम्फसिस किया जाता है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कि खुदारा इस चीज़ को समझा जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है और हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है? पाकिस्तान में अपैरेंटली जो चल रहा है वो तो 3 मतालबे हैं, 3 चीज़ों की स्ट्रगल हो रही है। और इसमें आप समझ लें कि अमेरिकन की ये कोशिश है कि चाइना की तरफ तो ये ग्रेजुअली जा ही रहे हैं, या यूं कह लें कि चाइना तो ग्रेजुअली अंदर आ ही रहा है, बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो हम उससे पहले यहाँ इजराइल को तस्लीम करवा लें, उसकी गुंजाइश ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि अरब वर्ल्ड ही ग्रेजुअली उनकी तरफ हो रही है। दूसरा, सी पैक से वो पीछे करना चाहते थे, वो तो जाहिर है अब चाइनीज़ जिस तरह से हैं वो मुमकिन नज़र नहीं आता। और तीसरा फिर ये था कि एटमी। अच्छा, अब बात कोई ऐसी होनी चाहिए आर्ग्यूमेंट आपका कि जो इतना सॉलिड हो के डिनाई ना किया जा सके। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान की सिर्फ करेंसी को ले लें। खान की हुकूमत की ये 180 पे था, ये 300 को क्रॉस किया इसने। आप जाके बेशक स्टडी कर लें, दुनिया में अगर इतनी तेजी से करेंसी को डिवैल्यू होती है तो जहाँ पे कुछ सेपरेशन होती है, जो मुल्क खाना जंगी का शिकार होता है या जंग में चला जाता है, लाइक इराक है, या जिस पर कुछ सैंक्शंस लग जाएं लाइक ईरान, अदरवाइज इतनी तेजी से पाकिस्तान की करेंसी उस वक्त नहीं इतनी तेजी से तबाह हुई जब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन खाना वो जो है ना तकरीबकारी तालिबान जंग, वो एक उसके जो 5th जनरेशन वॉर के तहत हो रही थी, उस दौरान नहीं गिरी तो अब क्यों गिरी? ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। दूसरी बात ये है कि इस खित्ते में चाइना को टफ टाइम सिर्फ इस वक्त अमेरिका के बाद अगर कोई मुल्क दे रहा है तो उसका नाम इंडिया है। अच्छा, दे नहीं रहा, अपने तौर पर देने की कोशिश कर रहा है। मसलन अब वो नीचे उनके जो काला पानी है जिसे हम कहते हैं अंडमान जजायर, वहाँ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एक रास्ता है, तो वहाँ पर वो ना अपना एक बहरी अड्डा जो है मजीद तमीर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बातें छोड़ें, वो चाइना के हेक्टिक परसूट में अफ्रीकी ममालिक को कर्जे दे रहे हैं अपने तौर पे, सिर्फ अमेरिका के इशारे के ऊपर। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि अमेरिका जितनी देर अफगानिस्तान में मौजूद रहा था तो उस वक्त इंडियंस ने पाकिस्तान को जितना भी टफ टाइम था ना, वो अमेरिकन की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए दिया था। इंडिया अफगानिस्तान में टूरिज्म,
ट्रांसपोर्ट के नाम पर इन्वेस्टमेंट करता था, और को 11 के करीब उनके कॉन्सुलेट थे वहां पे। अब एक ऐसा मुल्क जिसमें अपने मुल्क के लोग जाने को तैयार नहीं है, और ये वहां पर जाते थे। अब इंडिया का ऑब्सेशन अभी तक बेसिकली पाकिस्तान ही है, तो फिर जाहिर है जो दर पर्दा मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें उनकी यही ख्वाहिश होती है कि इनकी आर्म ट्विस्टिंग की जाए। हालांकि चाइना इससे पहले पाकिस्तान की तरफ देखता था कि अगर इंडियंस उन्हें ज्यादा को तंग करेंगे तो पाकिस्तान एक ऐसा सोर्स है जिसके जरिए हम इसकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब सादा लफ्जों में और वाज़ेह लफ्जों में यूं कह लें कि इस वक्त चाइना अपनी जरूरत, मजबूरी, ताकत, जो भी नाम दे, तीनों दे ले, उसकी वजह से एशिया को प्रॉस्पेरस और डेवलपमेंट की राह पर चलाना चाह रहा है। अच्छा, अब आप कोई भी मेरे पे थ्योरी मल दें कि जी इंटरनेशनल रिलेशंस में तो दोस्ती नहीं होती, और बड़ी तलख बात है, मैं इससे एग्री करता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस तो होते ही नजायज ताल्लुकात की तरह हैं, आज इसके साथ हैं कल उसके साथ हैं। ये उसी के तहत है कि चाइनीज के साथ ना हमारी जबान मिलती है, ना नस्ल मिलती है, मजहब उनका है ही कोई नहीं, तो वो हमारे ऊपर मिटे जा रहे हैं कि हम उनकी जरूरत है। लेकिन सबको ना एक न्यूट्रल ऑप्टिक्स से एक चीज देखने की जरूरत है। अमेरिका ने अमेजिंग है, आपको बताऊं, आप जाके ना दुनिया के डिस्प्यूट्स की लिस्ट निकाली है, अभी नक्शे पे जाके गूगल कीजिएगा, तो आपको दुनिया के 80% झगड़े मुस्लिम दुनिया और एशिया में नजर आएंगे। जो आउटसाइड एशिया होंगे उसमें देखिएगा मुसलमान जरूर होंगे। अब वो इंडिया का मेजर है गौरव आर्या, मैं उस ख्यालात शायद मेरे भी यही हैं, मैं उसके अल्फाज इस्तेमाल कर देता हूँ, पता नहीं वो किस बहर में कह गया या लय में कह गया। वो कहता है जब तक अमेरिका के अंदर आग नहीं लगेगी दुनिया में आग लगी रहेगी। देखिए, ये माइट इज राइट का मसला है, दुनिया पे हुक्मरानी का मसला है। पोटेंशियल सिर्फ एशिया में है कि कोई उसको, अमेरिकन को अपोज कर सकता है। अब आते हैं इसके बैटलफील्ड कहाँ है। सबसे पहला बैटलफील्ड ही पाकिस्तान बना है, बदकिस्मती के साथ। और मुझे ये राय देने में कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं है, मैं ये लिख भी चुका हूं कि जिस तरह से रशिया ने हमला करके यूरोप के अंदर यूक्रेन की शक्ल में बैकफुट पे किया बाकी यूरोप को, और उन्हें थ्रेट किया कि देखो यूरोप भूल जाए कि यूरोप के किसी हिस्से पे अटैक नहीं हो सकता, बिल्कुल एन मिलिट्री अटैक नहीं है, लेकिन मुआशी हमले के तहत पाकिस्तान इस वक्त चीन का यूक्रेन बना हुआ है। आप चीजों की कीमतें देख लें, पेट्रोल की कीमतें देख लें, करेंसी को देख लें, दीगर चीजों को देख, बिजली को देख लें। बिजली की जितनी टोटल लागत होनी चाहिए उतनी तो यकलख्त बढ़ जाती है। तो ये बिला वजह नहीं हो रहा, ये अब भी एक कोशिश जारी है। मतलब अब यहाँ पे फिर वो मसला आ जाता है कि लोग कहते हैं कि जी रजीम चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था अमेरिकन इसमें। अच्छा, अमेरिकन की एक बात मुझे बहुत भाती है, वो जो भी वारदात दुनिया में करते हैं ना, उसके को 10, 15, 20 साल बाद उसको ना डीक्लासिफाई, ओपन कर डीक्लासिफाई, ये बात उनकी मुझे बड़ी अमेजिंग लगती है। मसलन अब वो मानते हैं कि लियाकत अली खान का मर्डर हमने करवाया था। जब जियाउल हक का त्यारा फिजा में फटा था तो अमेरिकन सफीर का एक बयान अखबार में छपा था जो मेरे ज़हन पे नक्श है। उसने कहा था जियाउल हक की मौत हमेशा एक मुअम्मा ही रहेगी। लाल बहादुर शास्त्री को देख, कितने आपके ये जानने वाले और यहाँ पर लिखने वाले और बोलने वाले हैं। मैं कभी कहीं किसी जगह ये बात, जब मैंने पहली दफा ये लिखा सलमान मियां, तो मुझे अखबार के दफ्तर से कहा ये आपने क्या लिख दिया है जी? तो मैंने कहा जी मैंने ठीक लिखा है। शास्त्री अयूब खान से ताशकंद में मुआहिदा करने की रात ही अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। उसके जिस्म पर निशान थे जिससे पता चलता था कि उसे जहर दे के मारा गया। मतलब एक मुल्क का वजीर आजम मरा है ना, कोई सन्नाबाद का काउंसलर तो नहीं मरा। जब डेड बॉडी आ गई उसका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। वाई? अब वो बाद में पता चला
कि मकसद था कि शास्त्री को हटा दिया जाए और इंदिरा गांधी का रास्ता जो है वो हमवार किया जाए। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि बाद में फिर उसकी बीवी ने किताब भी लिखी थी। अब मुझे हिंदी आती नहीं है तो मैं पढ़ नहीं सका था, मेरी बैड लक है, लालिता के आंसू। तो ये जब मैंने लिखा था तो मुझे कॉल आ गया, मैंने कहा ये कहाँ हुआ है, मैंने कहा जी इसका रिकॉर्ड मौजूद है, आप चेक कर लें। तो अमेरिकन बातों को मान जाते हैं। तो अब टसल ये है कि चाइना यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना चाह रहा है, अमेरिका को इस शक्ल में अपनी मोनोपोली हाथों से स्लिप होती नजर आ रही है। अब चाइना की प्रॉक्सी एक मुल्क ने लड़ी है अभी तक या लड़ रहा है, उसका नाम रूस है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि रूस की बैकिंग पे चाइना ना हो और रूस यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश करे। ये अब इधर से तेल बिकना शुरू हो गया जी, इधर से बिकना शुरू हो गया, ये और कुछ नहीं है, ये चाइना है। और ये 9/11 के बाद दूसरा ऐसा वाकया है कि जिसको देख के बंदा अपनी आंखें मलता है कि अच्छा यूरोप के किसी मुल्क के ऊपर अटैक जो है वो हो चुका है और कामयाब है। अच्छा फिर मैं एक आपको अहम बात बताऊं, रूस की आर्मी का रिकॉर्ड, उनकी मौजूदा तादाद, उनका असलहा इतना ज्यादा है कि उनके वो मेरे ख्याल से 6 माह से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे। उन्होंने कब्जा करना भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, उन्होंने इसको इसी हाल में रखना है। सिर्फ वो जो है ना, अच्छा हाँ आपको आज एक सेइंग बताता हूं जो 5th जनरेशन वॉर की ना बेस पे कही जाती है, किल 1 फ्राइटन 1 मिलियन, किल 1 फ्राइटन 1 मिलियन। एक को इस तरह से मारो कि 10 लाख डर जाए। अच्छा सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ। हाँ। वो इंटरव्यू आपको याद होगा यूरी ब्रेजनोव का, यूरी ब्रेजनोव, आपके जहन में केजीबी का केजीबी वाला डिसेप्शन वाज माय हाँ, अगर इसको उस तनाजर में देखा जाए तो ये पूरा फिट है ना, पूरा फिट है। और आप एक बात भूल गए, पुतिन भी तो केजीबी में रहा है। He knows all the tactics. He has gone through all the processes which KGB used to do in India. वो इंडिया के मुतल्लिक आज करता था कि they are useful idiots. वो अच्छा वो रशियन है ना, तो वो जब इंग्लिश बोलता है तो बड़े प्यारा लगता है, यूजफुल इडियट्स। ये कम्युनिस्ट, लिबरलिस्ट, फेमिनिस्ट, दे आर ऑल यूजफुल इडियट्स। देखिए सलमान मियां, एक बात जासूसी की हुई है, तो उसी के साथ ना एक दूसरा जासूस है, उसकी किताब है मेरे जासूसी के 32 साल। वो कहता है मैं इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था, तो मैं ना कुछ लोग हायर कर रहा था। हायर करना आप समझते हैं कि नारे लगाओ, पोस्टर लगाओ, ये हमारे औरत मार्च हो गया, कभी कुछ हो गया। तो कहता व्हाइल आई वाज हायरिंग पीपल इन इंडिया इट लुक टू मी होल नेशन इज फॉर सेल। ये उसके तारीखी अल्फाज है, अब आज भी जाके नेट पे चेक करें। 32 years of my aspirage। अब इस बात करने का मकसद ये है कि जहां गुर्बत होगी, वो शख्स हो या कौम हो या मुल्क हो, वो इस्तेमाल हो जाता है। इंडिया भी तरक्की पजीर मुल्क है, गरीब मुल्क है, हम भी गरीब मुल्क है। तो अगर आप चाहते हैं कि जी आपको दूसरों की बातें ना माननी पड़े, ये बात हमसे ज्यादा ना इंडिया को सोचनी चाहिए। मतलब देखिए ना, हम तो कह देते हैं, हमारे यहाँ सियासतदानों के पास एक जवाब होता है कि जी वो मार्शल लग गया जी, तो हम डीरेल हो गए। इंडिया में तो कभी मार्शल नहीं लगा। ये आपने एक सवाल भी पूछा था, मैंने कुलदीप नैयर से, लुक एट द ब्यूटी ऑफ इक्वेशन और ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी। कुलदीप नैयर रिकॉर्डिंग हो रही थी, मेरा सांस रुक गया था उसका नाम सुन के। जब मुझे रिकॉर्डिंग में उसने कहा जी कुलदीप नैयर साहब होंगे, अभी लाइन पे एक ब्रिगेडियर साहब बैठे थे, एक सलमान आबद साहब थे, तीसरा मैं था। तो उसने मुझे शय भी दिला दी, कहता जी आज पता चल जाएगा प्रोफेसर साहब। मैंने कहा यार कुलदीप नैयर कम से कम पहले बताओ। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर हमारे यहां कभी मार्शल लग गया, यही एक्सक्यूज है ना, जनरल खा गए। कभी हम अफगान वॉर में चले गए, कभी हम सऊदिया ईरान की टसल में फिरका वारियत में चले गए, आप लोग वहीं के वहीं क्यों खड़े? देखिए इंडिया तरक्की करेगा ना, मैं शायद सबसे पहला मुल्क होगा जो बंदा होगा जो खुश होगा। क्यों?
जब वो तरक्की के रास्ते पे चलेंगे तो ये जंगो जदल से बाज आएंगे। मैं एक मोमेंटस क्वेश्चन करने लगा हूं आपसे। जो ये कहते हैं ना कि इंडिया बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे गुजर गया। मैं एक साफी इंडिया से होके आया। अब देखिए ना, पाकिस्तान में एक बंदा आया, आप उसे डिफेंस फैलाएं, गुलबर्ग फैलाएं, मॉडल टाउन, वो कहेगा जाके पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर गया। मैं कहा यार नक्शे जो बाहर से नहीं निकल गया, कितनी तरक्की कर गया। अगर इंडिया ने तरक्की की होती, कम से कम इस वक्त पाकिस्तान में जितनी अकलीतें हैं वो इंडिया वापस जा चुकी होती। इंडिया उनको शहरियत दे रहा होता, लोग इंडिया जा रहे होते अगर इंडिया ने तरक्की की, तरक्की शुरू भी की होती। अब बाकी बातें छोड़े। अमर्त्य सेन, कंट्राडिक्शंस ऑफ इंडिया, अनसर्टन ग्लोरी, नोबल आर्यट, उसकी किताब पढ़ लें। इंडिया में हर चौथे बंदे के पास बिजली नहीं है सलमान साहब। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो तो हमारे यहां भी नहीं है। हमें तो अब खैर हमने तरक्की का लफ्ज ही छोड़ दिया ना। मुझे तो किसी ने पूछा जी हाउ आर यू लिविंग, मैं कहा ट्राइंग टू सर्वाइव। तो इंडिया तो तरक्की कर रहा है ना। यानी इंडिया में अगर 100 बंदा बैठा है ना, तो उसमें से 25 में एक, यानी 75 के पास बिजली होगी, 25 के पास नहीं होगी। तो जो मुल्क अभी तक पूरी आबादी को बिजली जैसी सहूलत नहीं दे सका, वो अगर ये लफ्ज कहे कि मैं तरक्की कर रहा हूं, इट इज अ मैटर ऑफ अटर शेम। 42% बच्चे उनके जो है वो अंडरवेट है। 42% जो बच्चे हैं, बंदे हैं, उनको टॉयलेट की सहूलत नहीं है। जो ये इनसाइड द वूम्ब ऑफ मदर जब पता चलता है कि बेटी पैदा होने वाली है, तो जो सबसे ज्यादा अबॉर्शंस हैं वो इंडिया में हो रही है। अगर इंडिया तरक्की कर रहा होता ना, तो खालिस्तान की तहरीक, ये मिजोरम की तहरीक, ये नक्सलवादी, ये पैदा होने की बजाय इंडिया के अंदर जम हो चुके होते। और ये बात मैंने यूं ही हवा में नहीं की, नेहरू से मंसूब है। उसने एक दफा कहा था, हम मकबूजा कश्मीर जो उनके पास है, इसको इतना तरक्की याफ्ता कर देंगे कि आज़ाद कश्मीर के लोग यहाँ आने की ख्वाहिश करेंगे। तो जब उस मुल्क में से हर साल 5 लाख बंदा अमेरिका जाता है, जो ब्रेन ड्रेन है। अच्छा, जो चला जाता है वो ब्रेन ड्रेन है, जो पीछे रह जाता है वो ड्रेन्ड ब्रेन रह जाता है। मतलब जो आपको बुरा ना लगे, शास्त्री ने अपने दौर में एक मुहिम चलाई थी जिसमें उसने इंडियन से अपील की थी, एक वक्त का खाना कम कर दो। इंडिया ने वो हालात भी देखे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल अगर मैं आपसे मासूमाना सा पूछूं, इंडिया अगर न्यूक्लियर धमाका ना करता तो पाकिस्तान कभी सोच सकता था? सवाल ही कर रहे हैं। तो जो ट्रेंड उसने चलाया उसी ट्रेंड को फॉलो किया गया। पाकिस्तान का पहला बजट, मेरी बात याद रखना, जो कायदे आजम की मौजूदगी में बना था, 65% was spent on defense and it remained a routine for next 10 to 12 hours. Years, sorry. क्यों? अब आए। अब उसने क्या किया? हैदराबाद पे फौज चढ़ा दी, जूनागढ़, बनावदार, सिक्किम, ये अभी जो मणिपुर है, ये भी प्रिंसी स्टेट थी। तो बजाय इसके कि लूसी कन्फेडरेशन बनाता, को प्रॉस्पेरिटी लाता, को एजुकेशन, को हेल्थी कंपटीशन चलाता, तो मेरे नजदीक तो बड़ी सिंपल बात है। बरतानिया चला गया लेकिन पीछे ब्राह्मण छोड़ गया। और आज आपको एक और तरीके अल्फाज बताता हूँ, बाकी छोड़ें आप। जो जनरल न्याजी था ना इस पाकिस्तान में, तो चूंकि वो बरतानवी इन्वॉल्व रहते थे ना, यहाँ जो होता है कि किस तरह, तो मार्क टेली ना उसका इंटरव्यू लेने के लिए ना तंजिया तौर पर उसकी तरफ बढ़ा। तो शायद नहीं सुने होंगे व्यूअर्स, उसने कहा था ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। किसको? बीबीसी को। यानी उसने मैसेज कन्वे कर दिया कि तुम लोग अब भी वही कुछ कर। और इंडिया इतना एब्जॉर्ब रहा कि चीन के साथ अपना बॉर्डर जो है, वो जो डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व नहीं किया। तो बात पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान नो डाउट, मतलब अल्लाह ना करे इससे खराब हालात हो। मतलब अब जो कोई बाहर से पूछता है, मैं कहता हूँ यार अच्छी खबर यह है कि हालात अभी बदतरीन नहीं हुए।
लेकिन बुरी खबर यह है कि इनके अच्छा होने का इम्कान आगे नजर नहीं कम है। सो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये बेसिकली इस वक्त एक टसल है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, देन बाय इंडिया एंड अमेरिका। वो दोनों ने की भी इस पे नजर है। प्लस थर्ड आई अलफ इजराइल को ना तस्लीम ना करने की बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान अदा करता है। और इंडिया जाहिर है कहीं ना कहीं ये बातें सुनी जाएंगी। ये बात याद रखिएगा, ये वेस्ट हो या अमेरिका हो, वो कभी भी किसी एशियाई मुल्क को इस हद तक आगे नहीं ले जाएगा कि वो तरक्की के रास्ते पे आ जाए, क्योंकि जब लफ्ज एशिया आ जाए तो यूरोप की नजरों में वो चीज, वो कौम, वो मुल्क खटकता है। अपने बलबूते पे को आगे चला जाए तो चला जाए, वो जापान है, वो सिंगापुर है, वो जनूबी कोरिया है। लेकिन अगर आप कहेंगे ना वो आपकी हेल्प करे, इट इज नॉट। अब लोग कहते हैं जी चीन क्यों? चीन की जरूरत है। चीन को 14 मुल्कों का बॉर्डर लगता है। जियो पॉलिटिक्स का एक असूल होता है, जिस मुल्क को जितने ज्यादा मुल्कों का बॉर्डर लगता होगा वो उतना वल्नरेबल भी हो सकता है और एडवांटेज भी हो सकता है। एडवांटेज मिसाल के तौर पे इंडिया की सारे चाइना की सब मुल्कों के साथ अच्छी बनती हो, वो 14 के 14 मुल्कों के साथ अलायंस बना ले। इतना तगड़ा अलायंस बनेगा वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसमें क्रैक्स बहुत है। इंडिया बहुत बड़ा क्रैक है। अफगानिस्तान था, अच्छा अब अफगानियों को किसने काबू किया हुआ है? चाइनीज ने किया हुआ। जैसी कैसी मदद अमेरिका के खिलाफ भी थी, या रशियन करते थे या चाइनीज करते थे, वगरना अब तक उन अफगानियों ने वही काम शुरू कर देना था, कोड़े मारो, फलां करो। वो अब भी, और वो ये अफगानिस्तान, मेरी बात याद रखिएगा, 8-10 साल बाद प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे आ जाएगा। फिर ताइवान का मसला है उनको साथ, फिर उनको इशू है नॉर्थ कोरिया का, जो किम आंग यंग है वो भी किसी की मानता मूनता नहीं है, जापान के साथ उनका फटा है। तो इस तरह का फिर मुल्क जो होता है ना, ताकत होती है, उसकी कोशिश होती है कि बाकी मुल्कों के साथ उसके रिलेशंस अच्छे। देखिए ना बात क्या है, अमेरिकन हमसे आज तक एक ही काम लेते रहे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, और वो काम है बंदे मारने का। इधर चढ़ाई, शुरू में हमें सीटों में डाल लिया, सेंटों में डाल लिया, ये कम्युनिस्ट आ रहा है, ये कुफर है, ये फलां है, ये फलां है। मैं आपको आज एक ऐसा वाकया कोट करता हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पाकिस्तान में किस किस लेवल की एक्सट्रीमिज्म रही है। पोलैंड आप जानते होंगे, उनका सदर पाकिस्तान के दौरे पे आया। ये बात है 1970 या 71 की। मैं आपको फिर कभी उसकी क्लिप दिखा दूंगा। अब पोलैंड के मुतालिक था कि वो कम्युनिस्ट है। अच्छा, वो कम्युनिस्ट थे नहीं, मजबूरन बने हुए थे, यूएसएसआर के वो एलआई थे। कराची एयरपोर्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा, तस्वीरें हैं इसकी। जमाते इस्लामी के एक कारकुन ने, इसका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं है, जिसकी ड्यूटी नहीं थी, तो वो जो वैन नहीं होती जो जाके जहाज में खाने पीने की चीजें भरती है, उसमें बैठा तो गाड़ी रिवर्स की और पोलैंड के सदर पे चढ़ा दी, उसके वफद पे। उनका नायब वजीर खारजा मौके पे मारा गया। तो उसे पूछा गया कि भाई ये क्या किया? कहता ये काफर, ये सोशलिज्म के हामी, और उसने नारे लगाए थे। ये 1970 की बात बता रहा हूं कि मैंने अपना काम कर दिया, तो मार दिया इस लेवल। अच्छा, अब मेरा सवाल ये होता है कि अगर रूस वाले कम्युनिस्ट थे तो ये चाइनीज कौन है? अच्छा, रूस वाले मजहब के खिलाफ जरूर थे, उनकी अपनी बड़ी आबादी का कोई ना कोई मजहब था, इनका तो है ही, इनका है ही नहीं। तो वो जो है ना, वो जो नारे लगाया करते थे, हम सबज है, एशिया सबज है, तो थोड़े से लोग लगाते थे सुरख है, एशिया सुरख है। तो जब रूस टूटा, वो इस सबज वालों ने फिर मार मार के जो सुरख की इनकी, तो फिर पता चला कि नहीं भाई, मामला तो डॉलरों का था, डॉलर आते थे। अब ये अभी आपके आईजी रिटायर्ड हुए हैं, मैं फिर कभी इंकशाफ कर दूंगा, उनकी किताब पढ़े, उन्होंने लिखा है जमात इस्लामी वालों को चाहिए उन पे सू करें। वो कहते हैं मदूदी साहब अमेरिका से डॉलर लेके तो पाकिस्तान में तहरीकें चलाते थे।
अब दोनों में से कोई तो सच्चा है ना, और अगर उसके पास एविडेंस नहीं है तो ये जमात इस्लामी को मेरी एडवाइस है कि उस पर सू करो। उसने अपनी किताब में लिखा। तो ये अब शुरू मकसद ये है कि पाकिस्तान से शुरू से ही है। एक पिछले लेक्चर में आपने कहा था कि मुस्लिम दुनिया, और फिर मुस्लिम दुनिया का वो मुल्क जो एशिया में, वो उनको खटकेगा। अब आप देखें, मोदी गया अमेरिका और वहां जाके उसकी तकरीर सुनी मैंने, 1 घंटा सुननी पड़ती है। हमारे मुल्क में वो कहता 3,500 सियासी पार्टियां हैं। हालांकि उसको अहमद को ये नहीं पता कि ये बात बताने वाली नहीं थी, क्योंकि इतनी ज्यादा पार्टियां को तरक्की का निशान नहीं होती, अफरा तफरी का निशान है ना। चलो को 30-35 हो तो बंदा क्या भी ले। तो फिर वो कहता है कि हम दुनिया की आबादी का 16% है। उसको ये नहीं पता बेवकूफ को कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है इंडिया, और इसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं करते कि इसलिए कि शर्मिंदगी की बात है। सो टू कीप एशियन कंट्रीज इन ट्रबल, अब वो अपनी जगह पे जस्टिफाइड होंगे, वो चाहते हैं कि हमारे मुकाबले पे कोई ना आए जी। अब आप देख लेना कि चीन की जापान से या जापान की रूस से नहीं बनती, और वो नेटो में भी है, वो G20 में भी है। तो ये टाइम लगेगा, लेकिन एक बात है कि मुसलमान दुनिया की जो बचत शुरू हुई है पाकिस्तान समेत, ये बात याद रखिएगा, दिस यू मस्ट बी ग्रेटफुल टू चाइना। आप उसकी जरूरत है या जो भी है कहें, अदरवाइज मुस्लिम दुनिया की आप सोच सकते हैं कि ईरान और सऊदीया की डिप्लोमेटिक रिलेशन, पूरी मुस्लिम दुनिया चीन का ना अगले 50 साल उसकी हमायत करती रहे तो ये नहीं उसका उधार दे सकती। इतना बड़ा एहसान कर दिया उसने। इसके असरात पूरी मुस्लिम दुनिया पे जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम दुनिया में क्लियर कट एक सर जंग जारी थी, और ये दुनिया की सबसे तवील सर जंग थी जो 1979 से चल रही थी। और जो सीधी बात है, अच्छा यहां ये आलम रहा है सलमान मियां कि अगर ये 2 लाइनें में लिख के भेज देता था ना कि सऊदीया और ईरान की सर जंग है, तो वो वापस आ जाता था कि जी अल्फाज निकालें। अच्छा अब जब से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल हो गए हैं, अब हम लिखते तो कहते अब ठीक है, अब सुनो। तो ये तो हमारी हालत थी। और ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, इन सारी कार फरमानियों के पीछे भी माशाल्लाह आपकी वेस्टर्न लॉबी ही होती है। एक तरफ से भी थपकी दे देते, दूसरी तरफ से भी थपकी दे देते। मैंने आपको मिसाल दी, सदाम अटैक करने लगा था कुवैत पे, तो अमेरिकन ने कहा था मैं कोई इतराज नहीं, वो चढ़ दौड़ा। इराक ने अमेरिका ही के कहने पे ईरान पे हमला किया, वरना ईरान एक तगड़ा मुल्क में शुमार होता। एक इस्तिलाह है, उसको आपके देखने वाले अगर गूगल कर लें, डबल ब्लफ। अब अपरेंटली लगता है डबल ब्लफ होगा को बड़ी ब्लफ, तो ब्लफ तो जाहिर है झूठ बोलना होता है, लेकिन डबल ब्लफ ये होता है कि घुमा फिरा के सच बोलना। आपको लगे कि मैं कुछ गलत करने लगा हूं लेकिन मैं ना करूं, या मैं कुछ गलत कर रहा हूं लेकिन मैं आपको पता ना लगने दूं कि मैं गलत कर रहा हूं। और दूसरा, वो अवामी और जज्बाती तो रिस्क नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान के अंदर भी डिप्लोमेटिक कू हो चुका है। यस, हम जिनके दिमाग में थोड़ा गोश्त है वो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और सबसे आखिरी बात कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान इसलिए नहीं होगा कि मैं ये बताता चलूँ कि 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ है, या आप बेशक वीडियो कीजिएगा, तो उसमें KGB और CIA का कंसेंसस था कि ये दोनों टूट जाना चाहिए। ये रियलिटी है, लोगों को नहीं पता। और लोगों को ये भी नहीं पता कि बाद में शेख मुजीब को KGB के ही लोगों ने मारा था, जो उनकी आर्मी में मौजूद थे। और उस वक्त की दोनों पावर्स की ये कोशिश थी। अब 2 पावर्स हैं, अमेरिकन तो हमेशा ही हम पे एग्रेसिव रहते हैं, वो तो बस इससे अपनी मर्जी का मुल्क रखना चाहते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ जो है वो रूस नहीं, चीन है, और चीन पाकिस्तान को बचाने के दर पे लगा। इस दफा जितना पाकिस्तान उलझा है कभी नहीं उलझा, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, इस दफा जो पाकिस्तान उलझा है इसके नतीजे में पाकिस्तान अब सुलझ जाएगा।
सर बहुत शुक्रिया, वेलकम। थैंक यू सो मच।